औसत की अवधारणा का अध्ययन कर रहे थे। औसत की अवधारणा के अंतर्गत जब प्रश्न उठता है तो तीन प्रश्न आते हैं: समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ आधार बनता है, यदि किसी व्यक्ति का नाम है और उसकी कोई इकाई, जैसे मान लीजिए उसका वजन, उसकी ऊंचाई, या उसने किसी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं, वो उसका मूल्य कहलाएगा। अब किसी कक्षा के अंदर 10 छात्र हैं, 10 छात्र का कोई टेस्ट लिया गया, टेस्ट था 10 नंबर का। अब उन बच्चों के जो भी अंक आए, 10 के अलग अलग अंक आए, उन प्रत्येक अंक को हम जोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए 2 बच्चों के 5 नंबर आए, 3 बच्चों के 6 अंक आए और 7, 8, 9, 10 ये अंक आए, तो टोटल जो फिगर्स हैं उनको हम जोड़ लेंगे। उन फिगर को जोड़कर योग लगाकर उसमें हम 10 का भाग दे देंगे। व्यक्तिगत श्रृंखला में ये समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। अब बात उठती है कि समांतर माध्य को खंडित श्रृंखला में कैसे ज्ञात करेंगे और सतत श्रृंखला में कैसे निकालते हैं। खंडित श्रृंखला कैसी होती है, इसको पहचानने के लिए 2 मूल्य हैं। पहला मूल्य तो यह है, x मूल्य होगा, उसके सामने f फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे 10 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या थी 2, तो f के आगे 2 आ जाएगा और मूल्य हो जाएगा 10। 8 अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या है 3, तो फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा 3। इस तरह दिए गए प्रश्न में x और f दिया गया हो तो उसे हम यहां खंडित श्रृंखला कहेंगे। सतत श्रृंखला का जो आधार है उसमें भी x और f के आधार पर होता है, लेकिन यहाँ पर x जो मूल्य है वो वर्ग अंतराल में होगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 के आधार पर इसकी व्याख्या की गई है। अब मैं यहाँ पर एक शेयरिंग कर रहा हूं और वो शेयरिंग है व्हाइट बोर्ड की। आपको एक व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें मैं एक एक को समझाता हूं कि किस तरह खंडित श्रृंखला में हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे और दूसरे रूपों में कैसे इसकी गणना होगी। देखिए, एक प्रश्न है, x लिख रहा हूं मैं, और x इसको हम कहेंगे मूल्य। अब ये मूल्य है 6, 7, 4, 3, 2। अब इसके अंदर व्यक्तिगत मूल्य दे रखे हैं, आवृत्ति बिल्कुल नहीं है, तो आप सब पहचान गए होंगे ये है व्यक्तिगत श्रृंखला। इसका पहला मूल्य 6 है, दूसरा मूल्य 7 है, तीसरा मूल्य 4 है, चौथा मूल्य 3 है और पांचवा मूल्य 2 है। इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, 6 में 7 जोड़िए, 6 और 7 13, 13 में 4 जोड़िए, 13 और 4 कितने हुए, 17, 17 में 3 जोड़िए, 20 और 20 में 2 जोड़िए, हमें प्राप्त हो गया 22। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर? कुछ मूल्य थे 6, 7, 4, 3 और 2, हमने इनको आपस में जोड़ लिया। एक बार टोटल चेक कर लो, 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 6 15 और 7 22। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब इसमें हम क्या करेंगे, टोटल कितने मूल्य हमारे पास, 1, 2, 3, 4 और 5, और योग है इसका 22। अब हम क्या करेंगे, यहां मैंने इसको इरेजर कर दिया है। यहां पर हमारे पास टोटल जो मूल्य है उसका योग तो आया 22, और ये कितने थे, 5, 5 का भाग लगा दिया, 5 चौक 20, दशमलव लगाई, 5 चौक 20, यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना आया, 4.4 इसका समांतर माध्य हो जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा, व्यक्तिगत श्रृंखला में समांतर माध्य ज्ञात करना। पुनः
एक दूसरे प्रश्न के साथ आप देखिए। अब मैं यहां पर उदाहरण ले रहा हूं। कुछ मूल्य 7, 3, 2, 1, 6 और 7। ठीक है, कितने मूल्य हो गए भाई? ये संख्या गिन लीजिए आप सभी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टोटल संख्या। अब हमारे पास सूत्र ये था सिग्मा एक्स। सिग्मा है इन सटल। अब टोटल लगाइए तो 7 और 4 हो गए 11, 11 और 3 हो गए 14, 14 और 2 हो गए 16, 16 और 1 17, 17 और 6 23 और 7 30। ये वैल्यू आ गई सिग्मा एक्स बराबर 30। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब हमारे पास यहाँ पर 30 आ गया तो यह सूत्र लगेगा सिग्मा एक्स बराबर 30। कितनी संख्या थी टोटल? 7 थी। 7 का भाग लगाइए तो 7 चौक 28, दशमलव लग जाएगा, 2 बचेगा, 7 दूना 14। उत्तर आ गया हमारा 4.2। तो ये आपने देखा कि व्यक्तिगत श्रृंखला के अंदर किसी भी प्रश्न को हम इस तरह हल कर सकते हैं। अब बात आती है खंडित श्रृंखला में समांतर माध्य को कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले खंडित श्रृंखला की पहचान क्या होती है? एक तो होता है x, एक होता है f। ठीक है जी। अब इसके अंदर मैं यहां दूसरे कलर से आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। x तो है 5, 6, 8, 3 है और यहां इसकी फ्रीक्वेंसी है 5x है और इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 2। 6 वाले की आ गई 3 और 8 वाले की आ गई 2। कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न दिया गया होगा। पहले तो इस प्रश्न को पहचानिए। प्रश्न किस रूप में है? ये प्रश्न है खंडित श्रृंखला में। खंडित श्रृंखला के प्रश्न में x दिया गया होगा। x को हम कहते हैं मूल्य और f दिया गया है, f कहते हैं आवृत्ति। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए जब हमारे पास x और f दोनों आ चुके हैं, इस स्थिति में सूत्र लगेगा हमारा x डॉट f, यानी x और f को हम गुना कर लेंगे। तो देखिए पहले वाले को हो जाएगा 5 दूना 10, दूसरे वाले को हो जाएगा 6 तिये 18 और तीसरे वाले को हो जाएगा 8 दूना 16। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। x डॉट f, x को f से गुना किया, ये संख्या आ गई। अब हमारे पास 10, 18, 16 x f है। अब हमारे पास सूत्र लगेगा सिग्मा x अपॉन f। ठीक है भाई। सिग्मा x का मतलब सिग्मा, एक सेकेंड, सिग्मा एक्स एफ को आप छोड़िए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब अपने पास आ गया एक्स एफ। अब आप क्या कीजिए, जितने भी एक्स एफ इनका टोटल लगा लीजिए। तो 18 और 10 28, 28 10 38, 38 और 6 44। हमारा टोटल आ गया 44। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमें क्या करना है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एन मतलब होता है टोटल कितनी आवृत्ति थी। तो देखो आवृत्ति है 2, 3, 5 और 2 7, यानी हम 44 में 7 का भाग दे देंगे और हमारा उत्तर जो आएगा वो यहां खंडित श्रृंखला में समांतर माध्य ज्ञात कर लेगा। मैं इसको पुनः समझा रहा हूं दूसरे उदाहरण के माध्यम से। देखिए एक तो है x, एक है f। x है 6, 7 और 9, f है 2, 1, 4। अब हमने निकाला f डॉट x, यानी दोनों का गुणा। 6 दूना 12,
7 एकम 7 और 9 चौक 36। ठीक है भाई, यहां तक इसको दिक्कत है? एक्स और एफ दिया गया होगा 6 और 2 7 और 1 9 और 4। अब हमें ज्ञात क्या करना है? सिग्मा एफ एक्स, यानी इनका टोटल। तो देखिए 12 और 7 होते हैं 19, 19 और 6 25 और 30 जोड़ दीजिए, ये आ गया सिग्मा एफ एक्स, आ गया 55। 55 हो गया भाई। अब इस 55 में भाग कितने का लगेगा? जितना एफ का टोटल है, तो ये 2 और एक 3 और 4, इनका टोटल लगा लीजिए, ये आ गया 7। यानी 55 में आपको 7 का भाग देना है। जो मूल्य प्राप्त होगा वो खंडित श्रृंखला में समांतर माध्य की गणना कर देगा। मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो प्रश्न है x और f। x तो लिख लीजिए 3, 4 और 6, और इधर है 2 1 2। इसका हल करके बताइए। आप हल करके एफ एक्स ज्ञात कीजिए पहले, और एफ एक्स ज्ञात करके मुझे इसका आंसर बताइए चैट के अंदर। मैं आधा मिनट रुक रहा हूं, जब तक आप गणना कर सकते हैं। थोड़ा हिंट है, 3 को 2 से, 4 से 1 से किया 4 12, ये वैल्यू आ गई। अब आप सिग्मा एफ एक्स ज्ञात कीजिए। मैं वेट कर रहा हूं चैट बॉक्स में आपके आंसर का। सिग्मा एफ एक्स कितना होगा, कोई बताएं? हल मैंने किया है, x3 f2 3 दूना 6 4 एकम 4 6 दूना 12। सिग्मा एफ एक्स में टोटल लगेगा कितना आएगा बताइए? बिल्कुल सही, एक लड़की ने चैट में जवाब दिया है, यस 22 जवाब दिया है स्वीटी ने, गुड। तो भाई ये बिल्कुल सही जवाब है, 22 आ गया। इसका मतलब आपको मेरी बात कन्वे हो रही है। सिग्मा एफ एक्स आ गया 22। अब इसके अंदर हमको n यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 और 2 टोटल, यानी 22 में आप भाग दे दीजिए 5 का। ठीक है, जो भी मान आएगा श्रृंखला में समांतर हो जाएगा। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया आप लोगों ने। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, इसके आगे एक सवाल और समझा देता हूं, अगर किसी को कोई समस्या हो तो। देखिए एक्स एफ, एक्स है 7 9 6 और एफ है 2 1 4। ठीक है, वॉल्यूम तेज करने के लिए बोला गया है, ओके। एक्स है 7 9 और 6 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 1 4। अब इसको कैसे हल करेंगे पुनः समझ लीजिए। सबसे पहले आप एफ डॉट एक्स ज्ञात करेंगे। एफ डॉट एक्स का मतलब है पहला वाला 7, एफ है 2, 7 दूना 14, 9 एकम 9 और 6 चौक 24। कोई दिक्कत? अब इसका सिग्मा एफ एक्स ज्ञात करेंगे। सिग्मा एफ एक्स देखेंगे तो सिग्मा एफ एक्स के अंदर 14 में 9 जोड़े 23 और 23 में 24 जोड़े 47। एन की वैल्यू है 4 और 1 5 और 2 7। 47 में 7 का भाग लगा लेंगे। ठीक है, कुछ मैसेज के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि क्लास नेटवर्क के थ्रू, कुछ नेटवर्क वीक होने की वजह से कुछ आवाज की प्रॉब्लम है या आपको बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं मुंह जुबानी आपको सारी बात क्लियर कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास करना। देखिए
खंडित श्रृंखला में x मूल्य और f आवृत्ति दी गई होगी। x मूल्य 2, 5, 6, 8 कुछ भी हो सकती है। f उसकी आवृत्ति अंक में 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। आपको क्या करना है, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको fx की आवश्यकता होगी, यानी पहला f और दूसरा x दोनों को गुणा कर दीजिए। यदि ऊपर 3 है और f के कॉलम में 2 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर सेकंड में 4 है और 3 है तो 4 3 12 हो जाएगा। ऐसे आप fx ज्ञात कर लेंगे। जितने भी fx आए यानी f को गुणा करने, f और x को गुणा करने पर जो मूल्य है उन सबको जोड़ लीजिए और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी f जितना है उसके टोटल से आप भाग लगा दीजिए, तो आपको वहां पर समांतर माध्य खंडित श्रृंखला में प्राप्त हो जाएगा। अब मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सतत श्रृंखला किसे कहते हैं? सतत श्रृंखला की पहचान प्रश्न में x भी होगा, उस प्रश्न में होगा x और f। आई थिंक अब अक्सर मोटे कर दिया, आपको दिख रहा होगा। x यदि इस तरह है 10 से 20, 20 से 30 और फ्रीक्वेंसी है 4 और 3। यहां आपको दिख रहा होगा अब तक हम x सिंगल यूनिट में लिख रहे थे 3, 2, 5, वो हमारी खंडित श्रृंखला थी। लेकिन यहां पे वर्ग अंतराल आ गया। वर्ग अंतराल का मतलब होता है ग्रुप मूल्य को डाला गया है। अगर किसी क्लास के अंदर कोई टेस्ट लिया गया हो 50 नंबर का, ऐसे विद्यार्थी जिनके 10 या 10 से अधिक परंतु 20 से कम नंबर आए हैं, उनकी संख्या टोटल है 4। 20.1 से लेकर 30 तक जो अंक आए उनकी संख्या है 3। इसको ये प्रकट कर रहा है x और f के रूप में। तो ये तो इसकी पहचान हो गई कि x और f, x वर्ग अंतराल में हो, f आवृत्ति दी गई हो, तो ये आपका यहां पर सतत श्रृंखला का उदाहरण हो जाएगा। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अब आपको हल कैसे करना है उससे पहले एक ध्यान देने वाली बात है। दो मैं आपके सामने रेफरेंस डाल रहा हूं। एक तो मैंने लिखा 0 से 10, एक लिखा 10 से 20। दूसरी तरह आप देख रहे हैं मैंने लिखा 5 से 10 और यहां लिख दिया 15 से 20। अब दोनों को आप ध्यान से देखिए, दोनों में फर्क है। देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लें 0 को लोअर लिमिट निम्नतम सीमा और 10 को मान लें उच्चतम सीमा। अगले वाले 10 को निम्नतम सीमा और ये उच्चतम सीमा। तो आप केवल इस पे नजर मारिए। पहले वाले वर्ग की जो उच्चतम सीमा 10 है, दूसरे वाले वर्ग की निम्नतम सीमा जो 10 है वो हमेशा बराबर है, यानी यहां भी 10 है और यहां भी 10 है। क्लियर? अब आ जाओ आप इधर। पहले वाले वर्ग की उच्चतम सीमा 10 है और न्यूनतम सीमा कितनी है? 15। क्या ये बराबर है? बिल्कुल नहीं है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। दिए गए प्रश्न में आप सबसे पहले जांच कर लीजिए समाजशास्त्री अध्ययन करते समय कि पहले वाले वर्ग की उच्चतम सीमा और दूसरे वाले वर्ग की निम्नतम सीमा बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हम इसे बराबर बनाएंगे। यह आपको आज सीखना है। मेरी बात तो आप समझ गए होंगे। दोबारा रिपीट कर दूं। उदाहरण नंबर ए में आप देख रहे हैं 0 से 10, 10 से 20। यहां उच्चतम सीमा 10 है और दूसरे वाले की न्यूनतम सीमा 10 है। दोनों बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उदाहरण नंबर बी की हम चर्चा करें तो इस बी वाले उदाहरण में क्या हो रहा है? पहले वाले वर्ग की उच्चतम सीमा 10 है और न्यूनतम 15 है, दोनों में अंतर है। ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम
इसको सही बनाना सीखेंगे। सही कैसे बनाते हैं आप बोर्ड पर देखिए। एक दूसरा उदाहरण देके बता रहा हूं। जैसे यहां तो है 2, यहां आ गया साहब 4, यहां है 6, यहां आ गया 8, यहां आ गया 10 और यहां आ गया 12, यहां आ गया 12 और यहां आ गया 14। ये कोई सतत श्रृंखला का मूल्य दे रखा है। अब इसको सही बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सही बनाने के लिए देखिए, पहले वाले वर्ग की उच्चतम सीमा 4 और दूसरे की न्यूनतम सीमा 6, इनका अंतर निकाल लो जो भी दे रखा हो। तो 6 में से 4 के अंतर कितना आया? 2 आ गया। ठीक है भाई, तो परिभाषा क्या बनी? पहले वाले वर्ग की उच्चतम सीमा और दूसरे वाले वर्ग की निम्नतम सीमा, दोनों का अंतर हम ज्ञात कर लेंगे। अब दोनों का अंतर हमने यहां ज्ञात किया, ठीक है। अब ये अंतर कितना आया? ये अंतर आ गया 2 का। जितना भी अंतर है उसमें 2 का भाग लगा दीजिए। वेरी गुड। तो 2 का 2 से काटा तो बहुत से लोग इसको काट के 0 कर देते, गलत है। 2 एकम 2, उत्तर कितना आया? 1। यहां तक मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा। आपके सामने संख्या है 2 और 4, 6 और 8, 10 और 12, 12 और 14। यहां पे क्या हो रहा है? पहले वाले वर्ग की उच्चतम सीमा 4, दूसरे वाले की न्यूनतम सीमा 6, दोनों में अंतर आ गया 2 का। जितना अंतर हो उसमें 2 का भाग लगा दीजिए, तो 2 एकम 2, 1 आ गया। अब आपको क्या करना है इसको सही करने के लिए? बाईं ओर तो 1 घटाना है और बाईं ओर जोड़ना, दाईं ओर घटाना। जैसे यहां 2 था तो 2 की जगह तो लिख दो घटाकर 1, ठीक है। 6 की जगह घटा के लिख दो 5, 10 की जगह घटा के लिख दो 11 और 12 की जगह, ये 10 की जगह घटा के लिखा, सॉरी 9 आएगा। एक मिनट में इसको इरेजर कर देता हूं, ये आ जाएगा 9, ठीक है भाई। और 12 की जगह हो जाएगा 11। कोई दिक्कत है? जितना अंतर था उसमें 2 का भाग लगाकर जो प्राप्त मान आया बाईं ओर तो हमने घटा दिया। 2 की जगह कर दिया 1, 6 की जगह कर दिया 5, 10 की जगह कर दिया 9 और 12 की जगह कर दिया 11। अब हम क्या करेंगे? दाईं ओर उस अंतर को जोड़ देंगे। 1 हमारा अंतर है, अब जोड़ा तो 4 की जगह तो हो गया ये 5, 8 की जगह हो गया 9, 12 की जगह हो गया 13 और 14 की जगह हो गया, एक मिनट, 5, 9, 13, 15, यहां पर 1, 5, नहीं यहां 4 आएगा भाई, सॉरी हाँ सही है, 1, 5, 9 और यहाँ पे 11। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। इस तरह हम इस प्रश्न को सही कर लेंगे। मैं इसको डिलीट करके पुनः आपको इसके बारे में थ्योरी सुना देता हूं। क्या होगा? परिभाषा के रूप में होगा, पहले वाले वर्ग की उच्चतम संख्या, पहले वाले वर्ग की उच्चतम संख्या तथा दूसरे वर्ग की निम्नतम संख्या, ये दोनों समान होनी चाहिए। ठीक है भाई, पहले वाले वर्ग की उच्चतम सीमा और दूसरे वाले वर्ग की निम्नतम सीमा दोनों समान होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको लिखें, दोनों का अंतर ज्ञात करके
दोनों का अंतर ज्ञात करके अंतर में 2 का भाग लगाते हैं। ठीक है भाई, 2 का भाग लगा दिया और प्राप्त अंतर को बाईं ओर घटाना। प्राप्त अंतर को बाईं ओर तो घटाना है हमको, और दाईं ओर जोड़ना है। ये इस तरह हम बाईं ओर हटाएंगे और दाईं ओर जोड़ेंगे। देखिए, मोबाइल के बोर्ड पर मैंने कोशिश की है आपको बताने की। हो सकता है आपको इसमें थोड़ी समझने में दिक्कत आए, मैं वर्बली बोल के सुना देता हूं। सतत श्रृंखला में पहले वाले वर्ग की उच्चतम सीमा और दूसरे वाले वर्ग की न्यूनतम सीमा में अंतर होना चाहिए। अगर ये अंतर नहीं है, इट मीन्स आपका सवाल सही दिया गया है। यदि अंतर है तो पहले वाले वर्ग की उच्चतम सीमा दूसरे वाले वर्ग की न्यूनतम सीमा में अंतर निकालकर उसमें 2 का भाग लगाएंगे। उसको बाईं ओर हमें घटानी है और दाईं ओर जोड़नी है। आपका प्रश्न व्यवस्थित हो जाएगा। आप इसको घर पे अभ्यास करना। मैं आपको अभ्यास के लिए एक प्रश्न दे रहा हूं और केवल श्रृंखला को सही बनाकर तो आप मुझे बताना। जैसे यहां लिखा है मैंने, वही 2 से 4, 6 से 8 और 10 से 12 दिख रहा होगा। 2 से 4, 6 से 8, 10 से 12। यहाँ पे आप देखिए 4 और 6 में अंतर है, 8 और 10 में अंतर है। इस फार्मूले का प्रयोग करना, दोनों के अंतर को निकाल के, जैसे 4 और 6 का अंतर, उसमें 2 का भाग लगाना, बाईं ओर घटाना, दाईं ओर जोड़ना और यहाँ बना के बताना। ये आपके लिए आज का होमवर्क। आज के लिए मैं यहीं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। अगली क्लास के अंदर हम पुनः आपके साथ मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।